हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार कर्पूरा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप तमाम साथियों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं ईपीएस सब्जेक्ट का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मॉडल सेट 1 का 11 से 20 तक बताने जा रहा हूं, जो बिहार बोर्ड द्वारा मॉडल जारी किया गया था उसका सेट नंबर 1। इससे पहले पिछले वीडियो में मैंने 1 से 10 तक बताया था। आज मैं पुनः उसे 11 से 20 तक आगे बताने जा रहा हूँ। चूँकि 1 से 20 तक थोड़ा लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियोओं को बना करके आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ। 11 से 20 तक जो पहले सेट का है उसमें आपका क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। जैसे दिया हुआ है कोष प्रवाह विवरण, कोष प्रवाह विवरण की क्या सीमाएं हैं, कोष प्रवाह विवरण की क्या सीमाएं हैं। अब इसका आंसर इसमें दिया हुआ है, मॉडल का ही आंसर है। मैंने अपना आंसर यहाँ नहीं बनाया, ये मॉडल के ही आंसर को समय के अभाव के कारण। तो कोष प्रवाह विवरण की निम्नलिखित सीमाएं हैं। कोष प्रवाह विवरण की कौन कौन सी सीमाएं? तो निम्नलिखित सीमाएं हैं। पहला, आधारभूत सूचनाओं का अभाव। क्या है पहला? आधारभूत सूचनाओं का अभाव। आधारभूत सूचनाओं का अभाव, लैक ऑफ बेसिक इंफॉर्मेशंस। दूसरा है भूतकालीन आंकड़ों का विश्लेषण। शॉर्ट टाइप है तो 2 पॉइंट कम से कम तो लिखना ही है आपको, ये तो याद रखना ही पड़ेगा आपको। आधारभूत सूचनाओं का अभाव और भूतकालीन आंकड़ों का विश्लेषण, ये है क्या वो मैं आपको समझा रहा हूँ। आधारभूत सूचनाओं के अभाव में दिया, कोष प्रवाह विश्लेषण आधारभूत सूचनाओं को प्रदान करने में असफल होता है जब वित्तीय परिवर्तनों को मूल साक्ष्य प्रदान नहीं करता है। यानी यहाँ भाव ये है, जो बेसिक चीज़ है ना, वो फंड फ्लो स्टेटमेंट से आपको नहीं मिल पाता है, ऐसे समझिए। यानी आधारभूत सूचनाओं का अभाव में क्या लिख देंगे आप? क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, कोष प्रवाह विवरण, यहाँ देखिए कोष प्रवाह विवरण, आधारभूत सूचनाओं, आधारभूत सूचनाओं, इसी दोनों को टैग करके आंसर लिख देना है। लिखते समय थोड़ा सा ट्रिक याद रखना है। कोष प्रवाह विवरण, आधारभूत सूचना, ये 1 2 3 4 5 पांचों शब्द आपका कॉम्बिनेशन यहाँ हो जाएगा। और क्या है? अभाव है, तो यही बात लिखा है, कोष प्रवाह विश्लेषण आधारभूत सूचनाओं को प्रदान करने में असफल होता है। या हम ऐसे लिख सकते हैं, कोष प्रवाह विवरण आधारभूत सूचनाओं को बताने में असफल रहता है, यह वित्तीय परिवर्तनों के मूल साक्ष्य पर प्रदान नहीं करता है। याद हो गया होगा। अब हम लोग इसके अगले पॉइंट की तरफ जाते हैं। भूतकालीन आंकड़ों का विश्लेषण, यह भूतकालीन प्रकृति का होता है क्योंकि यह उन तथ्यों का विश्लेषण करता है जो भूतकाल में हो चुका है। हालांकि प्रक्षेपित कोष प्रवाह विश्लेषण भविष्य के संदर्भ में विचार दे सकता है, किंतु उच्च स्तरीय शुद्धता के साथ इसका निर्माण संभव नहीं है। अब आप गौर कीजिए, भूतकालीन आंकड़ा मतलब क्या? कोष प्रवाह विवरण तब बनाया जाता है जो काम हो चुका है, उस आधार पर बनाया जाता है जो गत समयों में हो चुका है, उसका विश्लेषण हमको वर्तमान में करना है। जो कार्य आप कर चुके हैं ना, उस कार्य को आप जो अभी बता रहे हैं, ये हो गया भूतकालीन आंकड़ों का। बीते हुए आंकड़ों का, बीते हुए डाटा का, आप पास्ट वाले डाटा को प्रेजेंट में जो उसका एनालिसिस करते हैं, ये बता रहा है। यानी तुरंत का तुरंत आप किसी चीज़ का विश्लेषण नहीं कर पाते, इसलिए इसके 2 अवगुण हो गए। पहला अवगुण हो गया आधारभूत सूचना का अभाव, दूसरा भूतकालीन आंकड़ों का विश्लेषण। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। लाभदायकता अनुपात क्या है? लाभदायकता अनुपात की गणना कैसे की जाती है? अब हम लोग बढ़ते हैं इसमें। इसका आंसर दिया हुआ है। लाभदायकता अनुपात की गणना व्यवसाय की वर्तमान गतिविधियों और कार्यकुशलता प्रकाश डालने के लिए की जाती है। इसके अंतर्गत बिक्री और सकल लाभ की दर, पूंजी पर बिक्री पर शुद्ध लाभ ज्ञात करके विश्लेषण किया जाता है। आप जान लें, जो लाभदायकता अनुपात में लाभ तो अपना फैक्टर अदा करेगा ही, यानी हमको यह देखना है जो लाभ अपने रोल में रहेगा ही। क्या रहेगा? लाभ का अपना एक रोल है। तो लाभ निकालते किस पर है? तो लाभ निकालते हैं बिक्री पर। समझ गए? तो यानी हम ऐसे बता सकते हैं, जो प्रत्येक व्यावसायिक संस्था का मूल उद्देश्य लाभ कमाना होता है और लाभ का निर्धारण बिक्री पर होता है, और उसी आधार पर लाभदायकता अनुपात की गणना की जाती है।
अब दिया लाभदायकता अनुपातों की गणना, लाभदायकता अनुपातों की गणना व्यवसाय की वर्तमान गतिविधियों कार्यकुशलता प्रकाश डालने के लिए की जाती है। इनके अंतर्गत बिक्री पर सकल लाभ, कर दर, पूंजी पर बिक्री शुद्ध लाभ ज्ञात करके विश्लेषण किया जाता है। यानी बिक्री के साथ लाभ का जो संबंध स्थापित, लाभ का जो बिक्री के साथ संबंध स्थापित किया जाता है उस अनुपात को लाभदायकता अनुपात। इस वर्गीकरण के अंतर्गत निम्न अनुपातों को शामिल किया जाता है: सकल लाभ अनुपात, शुद्ध लाभ अनुपात, संचालन लाभ अनुपात। सब में देख रहे हैं लाभ वर्ड देखिएगा, लाभ लगा हुआ है, इसलिए आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। लाभदायकता, प्रत्येक व्यावसायिक संस्था का मूल उद्देश्य लाभ कमाना होता है। लाभदायकता अनुपात लाभ और बिक्री के बीच के संबंध को दिखाता है। कभी कभी यह लाभ और पूंजी पर संबंध को दिखा देता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित अनुपात आते हैं: ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, एक्सपेंसेज रेशियो, उसके बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, है ना, अंशधारी कोष पर प्रत्यय, समता पर लाभ प्रत्यय, प्रति अंश अर्निंग पर शेयर। इन चीज़ों की भी गणना यहाँ से आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे लाभदायकता अनुपात। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। समझ में आ गया होगा लाभदायकता अनुपात में, और लिखते समय थोड़ा समविच्छेद बिंदु चार्ट क्या है, समविच्छेद बिंदु चार्ट क्या है, तो आप इसको ध्यानपूर्वक देखें। समविच्छेद विश्लेषण से संबंधित सभी सूचना और जानकारी प्रभावी ढंग से ग्राफ, पेपर या चार्ट पर प्रदर्शित करना ही समविच्छेद बिंदु रेखाचित्र या चार्ट कहलाता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, समविच्छेद बिंदु चार्ट क्या है? तो समविच्छेद बिंदु विश्लेषण से संबंधित, ध्यान दें, सूचना या जानकारी, क्वेश्चन का नाम है समविच्छेद बिंदु से संबंधित सूचना या जानकारी को प्रभावी ढंग से ग्राफ, पेपर पर, चित्र या चार्ट द्वारा जो प्रदर्शित किया जाता है वह समविच्छेद बिंदु रेखा चित्र या चार्ट कहला। समझ में आ गया होगा। जो समविच्छेद बिंदु से संबंधित कोई सूचना या जानकारी होगा उसको प्रभावी ढंग से अगर ग्राफ, पेपर पर हम उसको दिखा रहे हैं या चार्ट बनाकर दिखा रहे हैं तो उसे ही समविच्छेद बिंदु रेखा चित्र या चार्ट वो कहलाता है। 2 नंबर में इससे ज़्यादा नहीं लिखना। इससे आगे आप यह बढ़ सकते हैं। इस रेखा चित्र के माध्यम से विभिन्न बिक्री उत्पादन स्तरों से संबंधित कुल लागत, परिवर्तनशील लागत, स्थिर लागत, लाभ या हानि आसानी से देखा या समझा जा सकता है। समविच्छेद बिंदु रेखा चित्र के माध्यम से किसी एक घटक में होने वाले परिवर्तनों का अन्य घटकों पर पड़ने वाले प्रभाव को ज्ञात किया जा सकता है। यानी एक घटक पर जो परिवर्तन होता है उसका प्रभाव जो दूसरे घटक पर पड़ता है, उसी चीज़ को जो दिखाता है उसे समविच्छेद बिंदु कहते हैं। समविच्छेद बिंदु विश्लेषण से संबंधित सूचना या जानकारी प्रभावी ढंग से ग्राफ, पेपर पर दिखाना तो वो रेखा चित्र कहलाता है। अब इसमें क्या सब दिखाता है, इस रेखा चित्र में आप क्या सब देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, आप बिक्री देख सकते हैं, है ना, आप कुल लागत देख सकते हैं, परिवर्तनशील लागत देख सकते हैं, स्थिर लागत देख सकते हैं, लाभ देख सकते हैं, हानि देख सकते हैं, और उसको समझा जा सकता है आसानी से। समविच्छेद बिंदु से संबंधित सूचनाओं या जानकारियों को प्रभावी ढंग से ग्राफ, पेपर पर या चित्र या चार्ट द्वारा प्रदर्शित करना समविच्छेद बिंदु रेखा चित्र या चार्ट कहलाता है। इस चार्ट के माध्यम से आप बिक्री को, परिवर्तनशील लागत को, स्थिर लागत को, लाभ को, हानि को आसानी से देख और समझ सकते हैं। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पर जाते हैं। 14 क्वेश्चन आपका बता रहा है उद्यमी पूंजी से आप क्या समझते हैं। ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, उद्यमी पूंजी। चलते हैं इसके आंसर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उद्यमी पूंजी में दिया गया है, उद्यमी पूंजी एक सक्षम तंत्र है जिसके द्वारा नवनिर्मित उद्यमिता को उद्यमी पूंजीपति द्वारा स्थापित किया जाता है एवं जिसके द्वारा पूंजी प्रदाता और उद्यमी सहभागी होते हैं। उद्यमी पूंजीपति न केवल उद्यमी के प्रति अंश को क्रय करता है वरन प्रबंध में सम्मिलित होकर उसके व्यापार में वृद्धि करता है। उद्यमी पूंजी क्या है, एक सक्षम तंत्र है जिसके माध्यम से क्या करते हैं, नवनिर्मित उद्यमिता की उद्यमी पूंजीपति द्वारा स्थापित किया जाता है। इसमें क्या कहते हैं, उद्यमी पूंजी एक सक्षम तंत्र है जिसके द्वारा नवनिर्मित उद्यमिता को उद्यमी पूंजीपति द्वारा स्थापित किया है। यानी जो बिजनेसमैन होता है ना, वो इसको स्थापित करता है, क्या लगा करके, तो पूंजी लगा करके, जिसके द्वारा पूंजी प्रदाता और उद्यमी सहभागी होते हैं। अब उद्यमी पूंजीपति न केवल उद्यमी की अंश पूंजी को क्रय करता है वरन कि प्रबंध में सम्मिलित होकर उसके व्यापार में, ऐसा नहीं है जो पूंजी लगा करके हो गया, उसके बाद उस प्रबंध संचालन में भी वो भाग लेता है उद्यमी पूंजी, इसे हम उद्यमी पूंजी कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा
15 नंबर क्वेश्चन जो है वो हम पहले उसको देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है, फिर आंसर समझने में आसान होगा। श्रम गहन प्रौद्योगिकी या तकनीक, श्रम गहन प्रौद्योगिकी क्या है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, श्रम गहन प्रौद्योगिकी पर हम लोग विचार करते हैं। श्रम गहन तकनीक अपेक्षाकृत अधिक मात्रा का श्रम और पूंजी की लघु मात्रा उपयोग करती है, जिससे श्रम की अधिक मात्रा का मिश्रण पूंजी की अल्प मात्रा से किया जाता है। इस प्रकार इसमें अधिक श्रम और पूंजी का अल्प साधनों का प्रयोग किया जाता है। प्रोफेसर मिंट के अनुसार श्रम गहन उत्पादन विधियां वे हैं जो पूंजी की एक इकाई के बदले श्रम की अधिक मात्रा की मांग करे। वह मानवीय चातुर्य और पूंजी निर्माण दोनों को ही मुख्य बनाती है। फिर से एक बार इसको रिपीट कर लें, श्रम गहन तकनीक क्या, तो अपेक्षाकृत अधिक मात्रा का श्रम और पूंजी की लघु मात्रा उपयोग करती है। यानी आप गौर कीजिएगा, जब आपको श्रम ज़्यादा लगे और पूंजी कम लगे तो उसे श्रम गहन तकनीक कहते हैं। अब ध्यान से सुने, श्रम गहन तकनीक में क्या दिया है, जहां पर श्रम ज़्यादा हो और पूंजी कम हो, इस तकनीक को श्रम गहन तकनीक कहते हैं। जिससे श्रम की अधिक मात्रा का मिश्रण पूंजी की अल्प मात्रा में किया जाए, वही लाइन रिपीट कर दिया है। इस प्रकार इसमें अधिक श्रम और पूंजी के अल्प साधनों का प्रयोग किया जाता है। हो गया। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है श्रम गहन तकनीक किसे कहते हैं, तो श्रम गहन तकनीक से आशय जहां अधिक मात्रा में श्रम लगे और कम मात्रा में पूंजी का उपयोग हो, उसे श्रम गहन तकनीक कहते हैं। अब वो मिंट क्या बता रहे हैं, श्रम गहन पूंजी विधियां वे हैं जो कि पूंजी की एक इकाई के बदले श्रम की अधिक मात्रा की मांग करें। जहां पर पूंजी का 1 यूनिट लगता है, वहां श्रम का 1 से अधिक यूनिट लगा करके आप बड़ी चातुर्य से और पूंजी निर्माण दोनों को ही मुख्य बना देते हैं। इसे श्रम गहन तकनीक कहा जाता है। याद हो गया होगा लगता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, प्रशासन से क्या आशय है। तो प्रशासन वाले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रशासन से क्या आशय है, तो दिया गया प्रशासन का तात्पर्य किसी व्यवसाय के विभिन्न पहलुओं के प्रबंधन और संगठन से, ताकि उसका सुचारू संचालन सुनिश्चित हो सके। अब ध्यान से सुनिए, इतना ही में ये बात अपने आपको रख दिया। प्रशासन किसे कहते हैं, तो जो व्यवसाय के मैनेजमेंट और उसकी ऑर्गेनाइजेशन पर ध्यान दे और उसे सही ढंग से कैसे चलाया जाए यह सुनिश्चित कर दे, प्रशासन कहलाता है। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या देखिएगा, अपने देश में भी एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है, तो उसका काम क्या है, तो मैनेजमेंट करना, ऑर्गेनाइजेशन बनाना और अपने क्षेत्रों को सही ढंग से सुचारू रूप से संचालित करना। तो यहाँ तो हम कॉमर्स में बात करेंगे किसका, तो व्यवसाय का। तो व्यवसाय का जो प्रबंध करे, व्यवसाय में जो संगठन बनावे, व्यवसाय को जो सुचारू रूप से चलावे, वो हमारा प्रशासन कहलाता है। प्रशासन किसे कहते हैं, जो व्यवसाय के विभिन्न पहलुओं पर प्रबंध का काम करे, संगठन का काम करे, उसे सुचारू रूप से चलाए। इसे व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यों, संसाधनों और प्रक्रियाओं को योजना बनाना, समन्वय करना, उनकी देखरेख करना शामिल है। अब इसमें क्या आता है, प्रशासन में यदि आप सही ढंग से अपने बिजनेस को सुचारू रूप से चला रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए पहले से लक्ष्य तैयार करना होगा। उसको प्राप्त करने के लिए कार्यों का, संसाधनों का, प्रक्रियाओं का योजना बनाना होगा, समन्वय करना होगा, उसका देखरेख करना होगा। यही तो एडमिनिस्ट्रेशन है। उद्यमिता में प्रशासन महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रभावी निर्णय लेने और सतत विकास की नींव रखता है। और जिसका जितना ताकतवर प्रशासन होगा, जितना उसका बेहतर मैनेजमेंट होगा, वह बिजनेस उतना ही वो लक्ष्य प्राप्त करने में उसे मदद मिलेगी और वो अपने प्रभावी निर्णय लेने में और अपने व्यवसाय के विकास में वो बहुत ही बड़ा नींव का, आधार का काम करती है। 16 नंबर हमको आशा लगता है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पर जाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, गुणवत्ता नियंत्रण विधियों की चर्चा कीजिए। तो गुणवत्ता नियंत्रण विधि क्या होता है, हम लोग देखते हैं। गुणवत्ता नियंत्रण विधि, गुणवत्ता नियंत्रण की 2 विधियां हैं। गुणवत्ता नियंत्रण की कितनी विधियां हैं, 2 विधियां हैं। पहला निरीक्षण, दूसरा उत्पाद निरीक्षण, तीसरा प्रक्रिया जिन्हें, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर देखिएगा। गुणवत्ता नियंत्रण की 2 विधि में पहला विधि है निरीक्षण, तो दूसरा विधि क्या है, सांख्यिकीय किस्म नियंत्रण। दूसरा विधि क्या है, सांख्यिकीय किस्म नियंत्रण, ये दूसरा विधि है। तो हम पहले इसको ऐसे याद करेंगे। गुणवत्ता नियंत्रण की 2 विधि, पहला निरीक्षण और दूसरा सांख्यिकीय किस्म नियंत्रण। अब हम लोग आते हैं
थोड़ा यहाँ सा देखते हैं। निरीक्षण के अंतर्गत 2 विधि आते हैं, 3 विधि आते हैं, उत्पाद निरीक्षण, प्रक्रिया निरीक्षण और तीसरा है निरीक्षण विश्लेषण। निरीक्षण विश्लेषण क्या सब आता है, थोड़ा सा हम लोग उसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत निरीक्षण के अंतर्गत 3 चीज़ आते हैं। पहला आपका हो गया उत्पाद निरीक्षण, दूसरा प्रक्रिया निरीक्षण, तीसरा निरीक्षण विश्लेषण। तो हम इसको ढंग से याद करेंगे। हमारा क्वेश्चन है गुणवत्ता नियंत्रण की 2 विधि बताइए। तो पहला निरीक्षण, दूसरा सांख्यिकी किस्म नियंत्रण। अब निरीक्षण विधि के 3 कौन कौन, उत्पाद निरीक्षण, प्रक्रिया निरीक्षण और निरीक्षण विश्लेषण। इतना भी अगर आप लिख देते हैं एग्जाम में तो 2 नंबर तो फिक्स है आपका, वो रहेगा ही। उत्पाद निरीक्षण किसे कहते हैं? जैसा कि नाम बताता है, उत्पाद निरीक्षण निर्मित उत्पाद को बाजार में भेजने से पूर्व का निरीक्षण है। जब कोई प्रोडक्ट आप बनाते हैं ना, और उस प्रोडक्ट को जब मार्केट में लॉन्च करते हैं ना, तो लॉन्च करने से पहले एक बार देख लीजिए उसको, यही हो गया उत्पाद निरीक्षण। प्रक्रिया निरीक्षण क्या है? प्रक्रिया निरीक्षण उत्पाद निरीक्षण की पूर्वगामी है। इसका उद्देश्य है उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त सामग्री, यंत्र, मशीन और निर्धारित किस्म प्रमाप अनुसार होता है। अब जैसे कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, कोई वस्तु का निर्माण कर रहे हैं ना, तो वस्तु बनाने से पहले जो माल लगाते हैं, जो मशीन लगाते हैं, इनको प्रोसेस के माध्यम से इस वस्तु के रूप में जो ढालते हैं, वो हो गया प्रक्रिया निरीक्षण। समझ में आया? उत्पाद निरीक्षण हो गया जो माल प्रोडक्ट में बेचने को तैयार है हम, उससे पहले एक बार देख लीजिए। प्रक्रिया निरीक्षण क्या हो गया? जो माल बना नहीं है, अब कच्चा से जो पक्का वो माल, मतलब रॉ से जो आप फिनिश कीजिएगा, कच्चा माल को जब तैयार कर लीजिएगा, उसके बीच का जो प्रोसेस है, इसको देखना प्रक्रिया निरीक्षण। और निरीक्षण विश्लेषण क्या होता है, अब हम लोग देख लेते हैं। निरीक्षण विश्लेषण भी एक विधि है। इसमें क्या किया जाता है, आप देख सकते हैं इसमें क्या लिखा है। तो निरीक्षण विधि, इसके द्वारा उद्यमी को ज्ञात हो जाता है कि निर्माण प्रक्रिया के में दोष किन बिंदुओं पर हुए। अब जैसे कोई वस्तु बना रहे हैं, बन भी गया, और तब जाके पता चला ओ इसमें तो इन चीज़ों का प्रॉब्लम था, इन बिंदुओं पर हमको काम करना है, तो निरीक्षण विश्लेषण उसे कहते हैं। हो गया। अब है सांख्यिकीय किस्म विश्लेषण। उत्पाद की किस्म पर नियंत्रण करने की सांख्यिकी तकनीकों पर आधारित एक सांख्यिकी विधि है। क्या दिया? सांख्यिकी किस्म नियंत्रण किसे कहते हैं? तो उत्पाद की किस्म पर नियंत्रण करने के, जो आप प्रोडक्ट बनाते हैं, उस प्रोडक्ट का जो उसका मतलब मटेरियल जो निर्माण होता है, उसका जो किस्म बनता है, टाइप जिसको कहते हैं, जिस टाइप का आप वो मटेरियल बना रहे हैं, उस पर जो आपका नियंत्रण होता है, इसके लिए सांख्यिकी तकनीकों पर जो आप जो विधि लगाते हैं, उसे सांख्यिकी विधि कहते हैं। इस विधि में उत्पाद की किस्म नियंत्रित करने हेतु निर्देशन, संभाव्यता, अन्य सांख्यिकी निर्वचन आधारों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, जो 18 नंबर क्वेश्चन है, विपणन और विक्रय में क्या अंतर है? विपणन और विक्रय में क्या अंतर है? तो विपणन से आशय ग्राहकों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाना, उन्हीं के अनुरूप माल बनाना, उन्हें ग्राहकों तक पहुंचाना, संतुष्टि प्रदान करने से विपणन किसे कहते हैं? जैसे आप माल बना रहे ना, तो पहले ही यह सोच लीजिए यह ग्राहक हमसे किस तरह का माल आकर के लेगा, तो उसी टाइप का हम अनुमान लगा लिए। ग्राहकों की आवश्यकता, उसका क्या नीड है, इसका अनुमान पहले लगाइए। अब जब अनुमान लग गया ना, तब उसके अनुरूप आप माल को बना लीजिए ना, और उसे ग्राहक यदि हमारे काउंटर पर है ना, तो उनके घर तक पहुंचवा दीजिए ना। घर पहुंचने के बाद वो संतुष्ट हो जाएं उस माल से, उसका जब वो यूज कर लें, संतुष्ट हो जाते हैं, तब हम जब मिलते हैं तो बोले कैसा सामान था? ये बहुत अच्छा सामान आप बनाए थे, बहुत ही अच्छा मटेरियल है। तो वो है संतुष्टि प्रदान करना। क्या है? कस्टमर जब हमारे दुकान पर आते हैं, तो कस्टमर आने से पहले ही हम तैयार हैं, जो उनको कौन सा मटेरियल चाहिए हम बना करके रेडी हैं। ठीक, मटेरियल बन गया, अब वो आए, उनको सामान उनके हाथ में डाल दिए, बोले आप घर नहीं ले जा सकते, चलिए मेरे गाड़ी से हम अपने गाड़ी से आपको भेज देते हैं। तो वो ग्राहकों को वो सामान घर तक पहुंचवा देना। उसके बाद उनको बोले यूज करके देखिए ना, नहीं अच्छा लगे तो वापस कर दीजिएगा, पहले आप यूज तो कीजिए। इन चीज़ों से उनसे संतुष्टि प्राप्त करना ही हमारा विपणन कहलाता है। जबकि विक्रय में क्या होता है? वस्तु को ग्राहक के हाथ बेच देना, इसका मूल पॉइंट है। उसको बेचना एगो याद है, किसे? तो ग्राहक के हाथ में। वो सामान कैसे ले जाएगा, वो यूज करे कि फेंक दे, न फेंक के, हमसे कोई मतलब। इसका एक गो मोटो है, जो हम सामान को ग्राहक के हाथ बेच देंगे। लेकिन इसमें क्या पढ़े? बेचना ही उद्देश्य नहीं है, उसे संतुष्टि भी लेना है। समझ में आ गया होगा पहला पॉइंट।
अब दूसरा देखिए, ये दोनों का अर्थ अगर कोई पूछ रहा है विपणन किसे कहते हैं, तो वहाँ पर बोलना है विपणन से आशय ग्राहकों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाना, उन्हीं के अनुरूप उत्पादन करना, ग्राहकों तक माल पहुंचाना, संतुष्टि प्रदान करना से है। और अब समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, विपणन का उद्देश्य ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान करके लाभ अर्जित। अब जब वो सेटिस्फाइड हो जाए ना, तब आप उससे लाभ कमाने की आशा कीजिएगा। देखिएगा नए नए जनरेशन में जो कंपनियां जो टीवी या कोई फ्रिज बेचती है, तो देखिएगा वो 1 साल या 2 साल तक सर्विस देता है। आपका टीवी खराब हो जाएगा तो वो उसके बदले आपको आकर के ठीक कर देता है उसका इंजीनियर। क्या मतलब, जो उस पर भी अपने लाभ का कुछ भाग उस पर छोड़ देता है। वो लाभ कम कमाना चाहता है और ग्राहकों को सुविधा ज़्यादा देना चाहते हैं। यही तो विपणन है, इसी को तो इंग्लिश में मार्केटिंग कहते हैं। जबकि विक्रय का उद्देश्य वस्तु सेवा का अधिकतम विक्रय करना होता है। क्लियर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। हम लोग देखते हैं 20 में है ऋण पत्र क्या है। 20 में क्या बता रहा है, ऋण पत्र क्या है। तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ऋण पत्र आप लोग पढ़े भी होंगे, अकाउंट का ये पार्ट है, तो इसमें आप लोगों को वैसे मैं अपने ढंग से इसको बताना चाहता हूँ। ऋण पत्र का क्या मतलब होता है, अब एक कंपनी है, ठीक है, और कंपनी को पूंजी चाहिए, तो पूंजी चाहिए तो उसके लिए वो क्या बेचता है, शेयर बेचता है। अब उसको अगर मान लीजिए पूंजी का अभाव हो गया, क्या हो गया, पूंजी का अभाव हो गया, यानी उसको ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता है, तो वहाँ पर वो क्या करेगा, ऋण लेगा। अब ऋण लेने के लिए वो क्या करेगा, तो ऋण लेने के लिए वह जनता के समक्ष वो प्रस्तुत करेगा या जनता से वो मांगेगा, बैंक से लेगा या किसी भी संस्थान से वो ऋण लेगा। लेकिन जिससे आप ऋण लीजिएगा तो उसको कोई ना कोई गारंटी पेपर दीजिएगा ना, गारंटी तो पेपर देना है ना। तो ऋण के बदले जो आप गारंटी पेपर उसको देते हैं वही तो ऋण पत्र कहलाता है। क्या लिखा है, एक कंपनी दीर्घवत सार्वजनिक उधार लेकर एकत्रित कर सकती है। ऐसे ऋण या ऋण पत्रों के निर्गमन द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। ऋण पत्र किसी ऋण की स्वीकृति है, तो हम लोग इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ऋण पत्र किसी ऋण की स्वीकृति है। जब कोई कंपनी, कैसे लिखेंगे, जब कोई कंपनी जनता से या किसी संस्थान से ऋण लेती है, ऋण के बदले में जो वह प्रमाण पत्र के रूप में जो वह कागज या पेपर बना कर देती है, वह ऋण पत्र कहलाता है। ठीक है, ऋण पत्र। आप थॉमस इल्विन क्या बोल रहे हैं वो देख लीजिए। ऋण पत्र कंपनी की सार मुद्रा के अंतर्गत एक प्रलेख है जो कंपनी को मूलधन प्राप्त कराता है, उस पर एक निश्चित दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए अनुबंध होता है। इसे प्राय कंपनी स्थायी या परिवर्तनशील संपत्तियों पर प्रभार देकर प्राप्त करता है, जो कंपनी को दिए गए ऋण की स्वीकृति है। अब जब आप किसी से ऋण लीजिएगा तो ऋण पर क्या दीजिएगा, ब्याज दीजिएगा ना, तो उस ऋण पर वो चीज़ अंकित रहता है। और वो ब्याज जब आप ऋण लीजिएगा तो उसका भुगतान कीजिएगा ना, तो भुगतान की अवधि का भी उल्लेख रहता है। ऋण पत्र ऋण का प्रमाण पत्र होता है। जब कोई कंपनी जनता से ऋण लेती है, ऋण के बदले में जो प्रमाण पत्र देती है उसे ऋण पत्र कहते हैं। ऋण पत्र पर ब्याज की दर और उसके भुगतान की अवधि का उल्लेख रहता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग ऋण पत्र की परिभाषा देंगे। अगला है क्वेश्चन, हम 20 पर आते हैं। हमारा 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो लास्ट क्वेश्चन है सेट 1 का, मुख्य लागत क्या है। मुख्य लागत क्या है, तो देखते हैं किसी वस्तु के उत्पादन के में मुख्य रूप से 2 खर्चे आते हैं, कच्चा माल, दूसरा श्रम। इन दोनों का जो योग होता है वो मुख्य लागत, इसको हम लोग कहते हैं प्राइम कॉस्ट। ये पार्ट 3 में जाइएगा तो वहाँ पर एक प्राइम कॉस्ट निकालना पड़ता है, कॉस्ट सेक्शन यूनिट वाले में। तो उसमें क्या होता है, रॉ मटेरियल यानी मटेरियल कंज्यूम्ड, वहाँ पर हम लोग लेते हैं एक मटेरियल ले लेते हैं। हम शॉर्ट में ही बता दें, यहाँ पर मटेरियल ले लेते हैं और उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, तो डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेज को ऐड कर देते हैं, और अगर होगा तो डायरेक्ट एक्सपेंसेज। 3 चीज़ को इसमें जोड़ा जाता है। इन तीनों चीज़ों का जो योग होता है वही लागत कहलाता है। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे ये तरीका बता, किसी वस्तु के उत्पादन में मुख्य रूप से 3 चीज़ों को, 3 मदों को क्या लिखेंगे, 3 मदों को शामिल किया जाता है। 2 नहीं लिखना है, 3 मद लिख दीजिएगा आप यहाँ पर, क्योंकि थ्योरी लिख रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा होना भी चाहिए। 3 मदों को शामिल किया जाता है। एक कच्चा माल, दूसरा मजदूरी, और उसमें अप्रत्यक्ष जोड़ दीजिएगा, प्रत्यक्ष मजदूरी, अप्रत्यक्ष व्यय, इन तीनों का योग फल मुख्य लागत कहलाता है।
आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर इसे सब्सक्राइब जो नहीं किए हो तो ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि हमको थोड़ा सा उत्साह मिलेगा अगले वीडियो बनाने के लिए। और कमेंट ज़रूर कीजिए। और वैसे